हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेमा का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड अपील्स। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो आज की वीडियो क्या कहती है, एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी रखी है इसकी अपॉइंटमेंट की, जो हम आगे पढ़ेंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटी हमारी फर्स्ट अथॉरिटी होती है, जो कि हमने इससे पहले किया था ना, हमारा जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, तो ऑथोराइज्ड पर्सन के बाद हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी आती है। और एजुकेटिंग अथॉरिटी के बाद भी बहुत सारी अथॉरिटीज आती हैं जिसमें हम बोलते हैं कि अपील्स, मतलब कि अगर हम एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो भी डिसीजन है उससे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, अगर हम पीड़ित पार्टी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आगे अपील कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम ऊपर जाएंगे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, हमारा जो केस है हमारे अनफेवरेबल वे में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इससे ऊपर पहुंच लगाएंगे, तो वही चीज होती है अपील। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट हम एजुकेटिंग अथॉरिटी को पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, तो इसको मार्क कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या कहता है कि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एनी नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड एज एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब हमें पता चला कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और कितने पर्सन को किया जाएगा, एनी नंबर, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और किन लोगों को करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स होते हैं जिनको वो अपॉइंट करती है। तो तीन चीजें यहाँ से मिली कि कितने नंबर्स के जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होंगे, तो वो एनी नंबर, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के। अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और किन को करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट में तीन चीजें आ गई हैं। ठीक है, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर क्या आता है कि फंक्शंस ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं होल्डिंग, इंक्वायरी, डिफाल्टर एंड डायरेक्टिंग। ये चार तरह की फंक्शन जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो प्ले करती है, परफॉर्म करती है। फिर क्या कहते हैं कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन। फिर क्या कहते हैं, इंक्वायरी मस्ट बी ओनली इन द रिटन एप्लीकेशन। इंक्वायरी सिर्फ उसी कंप्लेंट की जाएगी जो रिटन वे में होगी। जो ओरली किसी ने कंप्लेंट कर दी तो उस पर इंक्वायरी नहीं होगी। एक रिटन एप्लीकेशन जब आएगी फॉर एनी कंप्लेंट, उसी पे ही हम क्या है, इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पावर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी इज सेम एज सिविल कोर्ट। जैसे कि सिविल कोर्ट की जो पावर होती है, एजुकेटिंग अथॉरिटी की भी सेम पावर होंगी। फिर क्या कहते हैं, डिफाल्टर में अपीयर पर्सनली और थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर। यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो डिफाल्टर होता है, जिसने डिफाल्ट किया है, वो खुद भी पर्सनली भी अपीयर हो सकता है जब भी एजुकेटिंग अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेगी, या जब भी बुलाया जाता है तो वो पर्सनली भी आ सकती हैं, या फिर थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर हम ये बोल सकते हैं कि हम कोई अपनी तरफ से वकील कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आ जाता है कि वकील भी किया जा सकता है और पर्सनली खुद भी वो आ सकता है। ठीक है, तो जो डिफाल्टर होगा वो अपीयर हो सकता है, या तो वो खुद हो सकता है पर्सनली, या फिर कोई थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, अपॉइंटमेंट थी एजुकेटिंग अथॉरिटी की। फिर इसमें हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं वो है अपील्स। अपील्स देखो, इसको याद करने का सबसे फर्स्ट मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बता दिया। हम इन चार तरीकों से अपील करेंगे। हमने सबसे फर्स्ट क्या किया कि हमारी एक एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे कि एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है। फिर उसके बाद अगर हम एजुकेटिंग अथॉरिटी के जो डिसीजंस हैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम आगे भी अपील कर सकते हैं, हम आगे इस केस को लेके जा सकते हैं। तो कहाँ लेके जा सकते हैं, स्पेशल डायरेक्टर्स के पास। अगर हम यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो हम आगे कहाँ जाएंगे, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। फिर अगर हम यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर है, आप सीधा का सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही जाना होगा। सबसे पहले एजुकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर्स, एपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड उसके बाद हमारा हाई कोर्ट आता है। फिर यहाँ पर देखो क्या कहता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी फर्स्ट हमारी जो अपील है एजुकेटिंग अथॉरिटी में लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टू अपॉइंट एज मैनी एजुकेटिंग अथॉरिटी एज इट थिंक्स फिट
फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने नंबर्स होंगे, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें यही बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है मैनी मतलब बहुत सारे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। अब देखो वही बात इसमें रिपीट होगी, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कितने करेगी, मैनी करेगी, ठीक है। और किसके लिए, जो भी इंक्वायरी करनी होती है, पर्पस इनका क्या है, क्यों एजुडिकेटिंग को रखते हैं, उनका पर्पस होता है कि वो इंक्वायरी करेंगे। हमने फंक्शन में किया था ना कि इंक्वायरी, तो वो इंक्वायरी करेगी और जितने पर्सन उसके काम के लिए, इंक्वायरी के पर्पस के लिए फिट होते हैं, उतने पर्सन को, मैनी का मतलब जितने पर्सन उन्हें चाहिए उतने वो रख सकती हैं। फिर कहता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन होल्ड इंक्वायरी ओनली ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब कहते हैं कि कोई भी पर्सन आके आपको कंप्लेंट दे दे तो आप उसकी कंप्लेंट को रिसीव नहीं करोगे। सिर्फ किसकी कंप्लेंट को रिसीव करोगे, जो हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जिसकी बात हमने पहले की थी। तो ऑथराइज्ड पर्सन जिस पे हमने वीडियो बनाई है, तो जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं अगर वो कंप्लेंट देते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को, उन्हीं कंप्लेंट्स को एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है, वो होल्ड करती है और उन पे इंक्वायरी करती है। फिर कहते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट। जो भी कंप्लेंट आई है हमारे ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से, उसको डिस्पोज ऑफ होता है निपटारा करना, उसको कंप्लीट, उसको सॉल्व कर देना, उसका डिसीजन ले लेना। कब ले लेगी वो, विद इन 1 ईयर, 1 साल का टाइम होता है उनके पास कि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें क्या है, अपना डिसीजन देना है। अगर क्या कहते हैं कि अगर पॉसिबल ना हो पाया कि वो 1 साल के अंदर दें, तो जब भी वो दे सकते हैं, लेकिन उनको अपने जो एक रीज़न देना होगा कि उन्होंने इतनी लेट डिसीजन क्यों लिया, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों उन्होंने इतना लेट डिसीजन लिया, तो वो चीज़ भी बतानी जरूरी होती है। इट शैल बी रिकॉर्ड द रीजन बताना होगा फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्लेंट विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने अपनी जो कंप्लेंट है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उसका निपटारा नहीं किया या फिर उसका डिसीजन नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया आपको रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के 3 लेवल्स होते हैं, 3 तरह की जो हमारी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। सबसे फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट। डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट को हम अगली वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका जो डायरेक्टर होगा वो फर्स्ट लेवल का होगा। सेकंड लेवल का हमारा होगा एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जो होगा वो हमारा सेकंड लेवल का एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। थर्ड लेवल की एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारी है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी चीज़ कही गई कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट नॉर्मली मेक्स कंप्लेंट बिफोर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट sometime he can also act as adjudicating authority। क्या कहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट होता है, वो क्या करता है, वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट को रखता है कि हाँ ये कंप्लेंट आई है। लेकिन कई बार अगर हम ये कह सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो हमारा डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट का, वो खुद भी एक्ट कर सकता है एज एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है तो खुद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जो डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट है वो खुद भी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि कौन से लॉ हैं, कौन से प्रोसीजर है, कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जब भी एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी जो कंप्लेंट है उसको होल्ड करती है या उस पर जो है इंक्वायरी करती है। तो सबसे फर्स्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जब भी उसे कंप्लेंट रिसीव हुई तब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करना है, द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू शो केस नोटिस। शो केस नोटिस को इशू करता है एंड जो गिल्टी पर्सन होता है उसे एक मिनिमम टाइम देता है। कितने दिनों का टाइम देता है, 10 दिनों का, मिनिमम 10 दिनों का टाइम देता है कि जो भी हमने शो कॉज नोटिस लगाया है उसका आपको रिप्लाई करना है विद इन 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दिनों के अंदर अंदर जो हमारा गिल्टी पर्सन होगा तो उस पर्सन को क्या करना होगा, 10 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई करना होगा उस शो कॉज नोटिस को। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल इशू नोटिस फिक्सिंग द डेट ऑफ इंक्वायरी। फिर क्या करती है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक नोटिस जो होता है उसको इशू करती है। क्यों नोटिस इशू करती है, वो एक फिक्स करती है एक डेट जब उसे क्या है इंक्वायरी करनी होती है। द पर्सन कैन अटेंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग आइदर पर्सनली थ्रू द सम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने पहले किया कि जो एक एग्रीव्ड पार्टी होती है तो वो क्या करेगी, या तो वो पर्सनली जाएगी या फिर वो अपना जो प्रैक्टिशनर्स की बात की थी तो वही है यहाँ पर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो इस प्रोसीजर में क्या है अटेंड हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ए मतलब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन ऑल्सो समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग
एविडेंस, एविडेंस होता है सबूत, और सम्मन क्या होता है कि किसी पर्सन को बुलाना। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है, बुलाती है और इन्फोर्स करती है किसको, कि पर्सन को, कि वो अटेंड हो, और क्यों हो, पर्पस क्या है उसका अटेंड होने का, कि जो एविडेंस है वो दिया जाए उस पर्सन के द्वारा। वो जो वो पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन है, तो उस पर्सन को क्या है, पूरा राइट है कि वो आके अपना एविडेंस दे सकता है, और उसे क्या है, बुलाया जाता है। फिर क्या कहते हैं, आफ्टर ऑल दिस हियरिंग एंड एग्जामिनिंग, इस सारी प्रोसीजर के बाद हमारा जो लास्ट काम होता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, वो क्या है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन पास एन ऑर्डर एंड इम्पोज पेनल्टी। वो लास्ट में क्या करती है, एक फाइनल डिसीजन दे देती है, ऑर्डर दे देती है, और इम्पोज कर देती है एक पेनल्टी, अगर जो वो पर्सन है पाया जाता है टू बी एन कॉन्ट्रावेंटेड। कॉन्ट्रावेंटेड मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कॉन्ट्रावेंशन बताया था। तो कॉन्ट्रावेंशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको जब एक पर्सन तोड़ देता है तो उसको क्या है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि एक तो जो फाइनल डिसीजन है वो दे देती है, और एक इम्पोज करती है पेनल्टी। पेनल्टी मतलब कोई फाइन लगाती है। तो उस तरीके से क्या होता है, जो पर्सन अगर जो भी पाया गया है, जिसने भी रूल रेगुलेशन को तोड़ा है, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कॉन्ट्राविक्टेड द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999, जिसने फेमा 1999 के किसी भी प्रोविजन को तोड़ा है तो उस पर्सन को क्या है, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और उस पर पेनल्टी इम्पोज करता है कौन, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर अगर एक पर्सन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से सेटिस्फाई नहीं होता, उसके ऑर्डर से, उसकी पेनल्टी से सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो आगे अपील कर सकता है। अपील कहाँ कर सकता है, स्पेशल डायरेक्टर को। हमने पहले ही किया था, यहाँ पर क्या था हमारा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर्स, एपुलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या कहते हैं, स्पेशल डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर को जब अपील की जाएगी तो जो एक्ट है, मेक अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर फॉर हियर द अपील्स अगेंस्ट द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, की एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट जब भी कोई सुनवाई होगी तो वो कहाँ होगी, स्पेशल डायरेक्टर्स में होगी, और स्पेशल डायरेक्टर्स को इसी पर्पस के लिए क्या है, अपॉइंट किया जाता है। फिर क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही स्पेशल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमने क्या किया था कि हमारे जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। वन और मोर मतलब कि जो स्पेशल डायरेक्टर्स हैं वो भी एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि जितनी की नीड हो उस काम को करने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग उतने हायर किए जाते हैं, उतने अपॉइंट किए जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, एग्रीव्ड पर्सन हैज़ टू राइट टू अपील। क्या कहते हैं, सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन को ही राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कोई पर्सन जो पीड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसी पर्सन को एक राइट है कि वो अपील कर सकता है इन स्पेशल डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, द पीरियड ऑफ अपील इज 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या कहते हैं, जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके 45 दिनों के अंदर अंदर हमें क्या है, अपील करनी होती है टू द स्पेशल डायरेक्टर, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। फिर भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी केस होता है कि हम बाद में कोई अपील करते हैं तो हमें एक अच्छा, एक सही सा हमें क्या है, रीज़न देना होता है, अप्रोप्रिएट रीज़न देना होता है, उसके बाद ही हमारी जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाएगी। फिर कहता है कि ऑर्डर बाय स्पेशल डायरेक्टर आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज कैन बी सेट असाइड। कहते हैं कि जो बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के जो हियरिंग होती है, हियरिंग मतलब उन दोनों को ही सुना जाएगा। किन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात हो रही है, क्योंकि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और से हम क्या है यहाँ पर अपील करके आए हैं। तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लस जो एग्रीव्ड पार्टी है, दोनों की बातों को सुना जाएगा। उसके बाद ही जो स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं वो कोई ऑर्डर देते हैं, कोई डिसीजन देते हैं। फिर क्या कहते हैं, सेंडिंग द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बोथ अपील पार्टी एंड एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब जो भी ऑर्डर आया है उसकी कॉपी, उसकी एक कह सकते हैं फोटोस्टेट करवा के वो क्या करेगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी सेंड करेगा, और हमारी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो हमारी अपील पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, तो वो भी, उसको भी हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे कॉपी। फिर लास्ट क्या कहते हैं कि द पावर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर आर सेम एज द सिविल कोर्ट। जो पावर होती है स्पेशल डायरेक्टर की वो सेम होती है जैसे कि पावर सिविल कोर्ट की होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, अपील है जब हम स्पेशल डायरेक्टर को करते हैं। लेकिन कुछ पर्सन, अब देखो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हमारे साथ फिर भी कोई अनफेवरेबल रिजल्ट दिया, उन्होंने अनफेवरेबल ऑर्डर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद हम आए स्पेशल डायरेक्टर में, अब स्पेशल डायरेक्टर से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या कहता है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ भी
भी होगा तो हम एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, एपीलेट ट्रिब्यूनल आती है। तो अब इसको एपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किसने किया, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश एन एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन हायर करता है, कौन अपॉइंट करता है एपीलेट ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्यों करती है, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड हमें क्या है, अपील सुननी होती है। और ये अपील किसके अगेंस्ट होती है, एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से हम कहाँ गए, स्पेशल डायरेक्टर की तरफ गए। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, जिसमें हमने फर्स्ट किया था डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, फिर हमने किया था एडिशनल डायरेक्टर, और थर्ड हमने किया था डिप्टी डायरेक्टर। तो इन तीनों लेवल्स को पार करने के बाद जब हम आगे गए तो इनके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या कहते हैं कि हम स्पेशल डायरेक्टर की भी जो ऑर्डर है उसको नहीं मान रहे, और अब हम आगे अपील कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि इन दोनों के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और उसके 3 लेवल्स, और उसके बाद स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल जो डायरेक्टर्स हैं उन दोनों के अगेंस्ट क्या है, हम अपील कर रहे हैं। ठीक है। द एपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और अदर कुछ मेंबर्स होते हैं। अब चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन वो पर्सन होगा जो क्वालिफाइड होगा एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट की जो एक क्वालिफिकेशन रखता है एक पर्सन, उसको हम क्या करेंगे, चेयरपर्सन बनाएंगे। और मेंबर्स कौन होंगे, मेंबर्स एक मेंबर भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो अ पर्सन जो क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज की क्वालिफिकेशन रखता है वो पर्सन हमारे मेंबर्स होंगे, और हाई कोर्ट के जो जज की क्वालिफिकेशन रखता है वो हमारा जो हमारे चेयरपर्सन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है चेयरपर्सन की और जो अदर मेंबर्स की होती है वो 5 साल के लिए होती है। अपॉइंटमेंट पीरियड ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स इज 5 ईयर, 5 सालों के लिए होती है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस या कुछ टर्म्स अलग से लगाई जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कभी अपॉइंट किया और कह दिया कि आप 7 साल रहोगे, आप 10 साल रहोगे, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग भी जो ये 5 साल है इसको चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द ट्रिब्यूनल इज सिट इन द बेंचेस इन न्यू दिल्ली में। ट्रिब्यूनल के जो बेंचेस हैं वो न्यू दिल्ली में लगाए जाते हैं, और न्यू दिल्ली में 2 तरीके के जो बेंचेस हैं वो लगाए जाते हैं। द फर्स्ट इज द सिंगल मेंबर बेंच एंड द सेकंड इज द डिविजनल बेंच। ठीक है, तो डिविजनल बेंचेस एंड सिंगल मेंबर बेंचेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। और जो अपील होती है वो 45 डेज के बाद की जाती है। द पीरियड ऑफ अपील विद इन 45 डेज। तो इसमें अगर हम स्पेशल डायरेक्टर से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, स्पेशल डायरेक्टर से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन कब, विद इन द 45 डेज। और अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं गए तो आपको एक रीजनेबल रीज़न देना होगा, एक अप्रोप्रिएट रीज़न देना होगा कि आप क्यों नहीं आए 45 डेज के अंदर। तो आपकी, अगर आपका जो रीज़न होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, रीजनेबल होगा, तो आपको क्या है वो 45 डेज के बाद भी अपील करने का मौका देंगे। फिर लास्ट इसमें जो आता है वो है हमारा, अगर हम क्या है एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमने यहाँ देखो हमने किया था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर्स हमने कर लिया, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी चले गए। अब क्या कहता है कि हमें हाई कोर्ट में जाना है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो अब क्या कहता है, बिफोर मेकिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी अपील है जो हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, किसके, एपीलेट ट्रिब्यूनल के, क्योंकि एपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी हमें क्या है कुछ ऑर्डर दिए हैं, कुछ लॉ दिए हैं, कुछ पेनल्टी लगा दी, या कुछ भी हमें क्या है एक तरीके का डिसीजन दिया, तो उनके डिसीजंस को भी हमने नहीं माना। तो उनके अगर हम अगेंस्ट जाते हैं तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, हमें अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए कि दैट सच अपील कैन बी मेड बाय क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशन है वो हम पूरी करते हैं तब ही हम हाई कोर्ट में जो अपील है वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपील नहीं कर सकते। फिर क्या कहते हैं, अपील विद इन 60 डेज। अब हम कहाँ से आए, हम एपीलेट ट्रिब्यूनल से आए। अगर हम एपीलेट ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम आगे जाएंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में कितने दिनों में हम जा सकते हैं, विद इन 60 डेज में जा सकते हैं।
ठीक है। तो टाइम पीरियड हर एक सेशन का याद रखना कि हम जब भी अपील करते हैं, अगली अथॉरिटी है उसकी तरफ जब भी हम अपील करेंगे तो कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया, अपील हमें 60 दिनों के अंदर 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 करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल। जब भी एपिलेट ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर दे दिया, अपना जो ऑर्डर है, अपना जो डिसीजन है उसे कम्युनिकेट कर दिया हम तक, तब तक हम क्या है, तब से लेके हम 60 डेज तक हमें क्या है, हमारे हाई कोर्ट में अपील करनी है अगर हम क्या है सेटिस्फाई नहीं है। इफ द अपील कैन नॉट बी फिल्ड विद इन 60 डेज इट विल बी एक्सटेंड द टाइम फॉर द फर्दर 60 डेज। अब क्या कहते हैं कि अगर 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोग अपील नहीं कर पाते हो हाई कोर्ट की तरफ, तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि आप 60 दिनों के बाद प्लस 60 डेज और ले लो। लेकिन यहाँ पर एक वही चीज़ की एक सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, अप्रोप्रिएट रीज़न होना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है, अच्छा रीज़न नहीं है, सही रीज़न नहीं है, तो आपकी अपील को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़, इफ़ द अपील इज़ टू बी फिल्ड बियॉन्ड द 120 डेज, अगर क्या कहते हैं जो अपील है वो 120 दिनों के अंदर अंदर हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन द ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल ने जब भी ऑर्डर दिया उसके 120 दिनों के अंदर अंदर अगर हम अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर क्या आती है, एक रिट पिटीशन होती है जो कि हम फिल कर सकते हैं विद द कंसर्न हाई कोर्ट। और इसका एक आर्टिकल है, रिट पिटीशन का आर्टिकल है 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, इस पर एक बुक भी है, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पे उसका जो आर्टिकल नंबर 226 है उसके अंडर हम क्या है रिट पिटीशन कर सकते हैं। तो अब जो ये फाइनल ऑर्डर माना जाएगा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का आगे हम अपील नहीं कर सकते कि हम हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं, हम आगे कहीं अपील करें, तो अपील अलाउड नहीं है यहाँ पर। हाई कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अपील्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अगली वीडियो में वो होगा डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी बोला जाता है, इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमारा था हमारे जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है एंड उसकी अपील हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।